फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसमें 1982 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, देखिए इतने सारे पेपर, चाहे जो एग्ज़ाम छोटे से लेके बड़ा, सारे एग्ज़ाम के प्रश्नों का ये संकलन है। बहुत ही बेहतरीन है, अद्भुत है। फ्रेंड्स, चाहे जो एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आरओ हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिंदी आती है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं रहेगा। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन है और आज की वीडियो में हम लोग पूरी हिंदी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो और पूरी हिंदी समाप्त। हिंदी को लेके अब आपके दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं उठेगा। इसको अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए 50 में 50 आप करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत मेहनत लगती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एडुशाला का एक बैकअप चैनल है, आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। या कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये देख लीजिए। सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला से। चैप्टर 1 जो हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां हैं, उसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 और चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जानते ही हैं आप। सीधे सीधे प्रश्न रहता है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 व्यंजन है हिंदी भाषा में। और इनमें से जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 मुख्य हैं। और स्पर्श व्यंजन में क वर्ण से लेके प वर्ण तक के कुल 25 आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में भी 4 आते हैं। कौन कौन से थे? स, स, श, ह। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, मतलब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, साथ ही प वर्ग। ऊपर हमने बताया था कि क से लेके प वर्ग तक के ये सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या 25 है। 4 व्यंजन जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? तो य, र, ल, व, ये 4 जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन हैं। और 4 ही व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, स है, स, ह। तो तीनों स और ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन में है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। और उच्छिप्त व्यंजन में ड और ढ आते हैं, इनकी संख्या 2 है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सेम 33 व्यंजन होते हैं। और ये सेम वही चीज़ें लिखी हैं जो ऊपर लिखी थी कि स्पर्श व्यंजन में 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 हैं और ऊष्म व्यंजन में भी 4 हैं। सेम चीज़ है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है। क वर्ण से लेके प वर्ण तक के सारे इसमें आते हैं और इनकी संख्या 25 है। देख लीजिए, इसमें सेम चीज़ दिया है, क वर्ण से लेके पूरा प वर्ण तक। और एक चीज़ देख लीजिए, इसमें ये जो क वर्ण है ये कंठ ध्वनियाँ इससे निकलती हैं, मतलब ये कंठ से सीधे निकलता है, इनको कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। च वर्ण है, इसको तालव्य कहते हैं। और ट वर्ण इसको मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ण को इसमें दंतत्य ध्वनियाँ हैं, मतलब ये दांतों की सहायता से निकलती हैं, तो इनको दंत भी कहते हैं और दंतत्य ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। प वर्ण ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघु इकाई किसे माना जाता है? तो ये शब्द को मानते हैं, शब्द को भाषा की सार्थक लघु इकाई मानते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसमें कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। और वैसे भी कई जगह पे घटना चक्र ने फालतू के डिस्कशन दे रखे हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाने के क्रम में पूरी पढ़ रखे हैं, तो हमें पता है, हम वो चीज़ें छाट देंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। भाषा की
सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जब सार्थक की बात हो तो शब्द होगा, और जब सबसे छोटी इकाई की बात हो तो वर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी है यहाँ पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मूल वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये शब्द है। ध्यान रखिएगा, जब भी सार्थक शब्द का यूज होगा तो आप उसमें शब्द ही लगाएंगे, ध्वनि मत लगाइएगा। ये डिस्कशन में सेम चीज बता रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो तालव्य वर्ण देखिए कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, इया। ये च वर्ण जितने हैं वो तालव्य होते हैं। तो क वर्ण जो है तालव्य नहीं है, क वर्ण कंठ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कशन में सेम चीज बताया है कि कट कंठ है, तालव्य नहीं है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, ऑप्शन बी। और ये 11 स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार जो अंग और विसर्ग आहा भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कभी कभी इनको न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन, ये अयोगवाह माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो वर्ण कुल 52 है। कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है और 33 मूल व्यंजन है। ध्यान रखिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छत्र, ज्ञ, स्र। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको द्विगुण भी कहते हैं, ये ड, ढ है। तो ध्यान रखिए, उत्क्षिप्त या द्विगुण इसको ड, ढ भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि जो है वो 52 है, 52। सेम चीज़ ऊपर जो बताया सेम चीज़ है। वर्ण के प्रकार देखिए, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें देखिए स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होता है। कुल 3 प्रकार के होते हैं। और ध्वनि जो होती है या जिसको वर्ण भी कहते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और देख लीजिए, इसमें कुछ देखना चाहें तो वर्णों को स्वर, व्यंजन एवं अयोगवाह विभक्ति किया गया है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे ह्रस्व स्वर, लुप्त स्वर, स्वर के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर ये सब तो डिटेल में हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ आप ये सिर्फ देख लीजिए कि वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। नेक्स्ट है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसके संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जब व्यंजन और स्वर मिलता है तो अक्षर का निर्माण होता है। सेम चीज डिस्कशन में भी बताया है कि जब 2 शब्द मिल जाएंगे तो अक्षर हो जाएगा, और जब 2 वर्ण मिल जाएंगे तो मतलब कि स्वर और व्यंजन मिल जाएंगे तो अक्षर हो जाएगा। चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है वो क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। सेम चीज़ इसमें वो भी लिखा है कि वर्णमाला ये है वे, तो ये आपका टाइम बचेगा, उसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियाँ जो होती हैं ना वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें लिखा है कि एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। डिस्कशन देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में 3 भाग किए जा सकते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। स्वरों को वर्ण एवं अक्षर 2 कहा जाता है। स्वरों को वर्ण एवं अक्षर दोनों कहा जाता है, जबकि व्यंजन स्वर रहित अक्षर हैं और इन्हें केवल अक्षर कहते हैं। ये मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि स्वर को तो वर्ण और अक्षर दोनों कहते हैं, लेकिन व्यंजन को केवल अक्षर कहते हैं। व्यंजन को केवल अक्षर कहते हैं। व्यंजनों में जब स्वर जुड़ता है तो भी वर्ण कहलाता है। जैसे देख सकते हैं आप क, ख, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे क है तो क में क के साथ साथ अ भी है, सेम चीज दिया हुआ है।
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसको वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। स्वर, अब यहां से हम लोग देखेंगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको स्वर कहते हैं। डिस्कशन में देख लीजिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। विसर्ग क्या है? तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है तथा वह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए, स्वर जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं मूलतः। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। तो यहाँ हम लोग ह्रस्व स्वर से संबंधित देखेंगे। देखिए, सभी स्वर क्या होते हैं? तो जितने भी स्वर हैं ना वो सारे अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक सूक्ष्म अवलोकन कर लेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। देखिए, अल्प प्राण वो है जिसको आसानी से बोला जा सके, जिसमें हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं निकलती हैं, और महाप्राण वो है जिसको बोलने में कठिनाई होती है, अधिक श्रम लगता है और हकार जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे ख बोलेंगे तो आपके मुख से वायु अधिक निकल रही है, एनर्जी अधिक लगती है। तो ये महाप्राण जितने भी वर्ण हैं, घ ख जितने भी हैं, तो ये इनमें आपको अधिक समय लगेगा, अधिक एनर्जी लगेगी, इनमें नहीं लगेगी। अल्प प्राण में कम एनर्जी लगेगी। और अल्प प्राण के उच्चारण में कम श्रम लगता है और इसमें अधिक श्रम लगता है क्योंकि सांस अधिक निकलती है। सेम चीज, जितने भी स्वर हैं सब अल्प प्राण हैं और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन मतलब क से लेके प वर्ण तक, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और देखिए, महाप्राण में प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये सारे जो है महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में स्वर जो है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये दीर्घ स्वर देखिए, इसमें आ है, ठीक है। ए, ओ, ये दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। चलिए, इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनमें से 3 इनको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया ह्रस्व स्वर, दूसरे को दीर्घ स्वर और तीसरे को संयुक्त स्वर कहा गया। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री आते हैं। ये 4 आते हैं, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 3 आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर ये ए, ओ है। ये 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर, ये देखिए वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दीर्घ स्वर ई है। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। ए क्या है? ये दोनों मतलब ए और ए, ये है संयुक्त स्वर, ठीक है। और बाकी ये जो है ई है जो वो दीर्घ स्वर है। डिस्कशन में सेम चीज बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर देखिए ओ नहीं है। ओ नहीं है क्यों? ये संयुक्त स्वर है। बाकी आ है, ई है, उ है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि प्लुत स्वर क्या है। देखिए, स्वर से अधिक समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर में लगता है और दीर्घ स्वर से अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्लुत स्वर क्या है। तो प्लुत स्वर ये ओम, देखिए ऐसे जहां बना रहेगा यही है प्लुत स्वर, ठीक है ना। और सेम चीज डिस्कशन में भी लिखा हुआ है। ओम प्लुत स्वर है, शेष तुतपूर्ण है।
जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग भाषा में नहीं किया जा सकता, ये सब आपको बता दिए हैं। इनका प्रयोग वैदिक भाषा और नाटक में किया जाता है, ये सब चीजें हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगता है? प्लुत में लगता है, सिंपल सा है। सबसे कम समय स्वर में मतलब ह्रस्व स्वर में, उससे अधिक समय दीर्घ स्वर में, और उससे अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है। सेम चीज। जिस स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या हैं? तो ये हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर होते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, ये बताया जा चुका है आपको। इसमें एक चीज है जो आपको जानना चाहिए, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब देखते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। जो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? जब स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं आता, तो यही पूछ रहा है। तो देखिए विवृत स्वर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अग्र, जीभ का अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है। तो जीभ के आधार पर जब वर्णों जो है स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आएंगे इसके अंतर्गत। सेम चीज बताया है यहां पे जो हमने आपको कम से समय में बता दिया। मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर क्या है? तो मध्य स्वर अ है। अ जो है वो मध्य स्वर है। ठीक है, जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का अ जो है वो मध्य स्वर है। अब देखेंगे पश्च स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है वो पश्च स्वर है। ठीक है, इसको पश्च संवृत्त भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पश्च संवृत्त। ऊ जो है उस पश्च संवृत्त भी है। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है, अतः यह पश्च स्वर है। और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तामुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण यह संवृत्त स्वर भी होता है। तो ध्यान रखिएगा यह संवृत्त स्वर है। अब देखते हैं संवृत्त स्वर। तो संवृत्त स्वर, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत्त है? तो इसमें देखिए ई जो है वो संवृत्त है। तो संवृत्त वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र लगभग बंद रहता है, जैसे ई ऊ। ये क्या है? ये संवृत्त स्वर है। नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर क्या है? तो ए जो है वो अर्धविवृत स्वर है। ए अर्धविवृत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध संवृत्त से भी कम उठती है वे अर्धविवृत कहलाते हैं। और ये ए और ओ हैं, ध्यान रखिएगा, ए और ओ जो है ये अर्धविवृत है। ए और ओ पूछेगा एग्जाम में, ए और ओ नहीं औ है, ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला औ है, ये अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर ए औ। अन्य स्वर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ जो है ना वो संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ए ओ दोनों वाले ओ ये क्या है? संयुक्त स्वर है। सेम चीज बताया है यहाँ पे कि ए और ओ। तो देख लीजिए बने कैसे हैं ये भी ध्यान रखिए। अ और ई मिलके ए बने हैं, अ और ए मिलके ए बने हैं बड़े वाला, और अ प्लस ऊ मिलके ओ बना है, और अ प्लस ओ मिलके औ बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य ए है। ए जो है ना वो कंठ तालव्य है। ए ऐसे स्वर कंठ तालव्य हैं, ए स्वर कंठ तालव्य हैं, और ए आ कंठ, ई तालव्य, और ओ कंठ ओष्ठ स्वर है। तो ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए, ए जो है वो कंठ तालव्य है, ए कंठ तालव्य है, आ ये कंठ है, ई तालव्य है, और ओ जो है वो कंठोष्ठ है। ठीक, ओ कंठोष्ठ है। नेक्स्ट है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता देखिए स में है, संभालना, अनुस्वार लगा हुआ है इसमें देखिए ऊपर, तो ये अनुनासिकता है। इसमें डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह और नाक दोनों से होता है। तो इस टर्म को याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह और नाक दोनों से होता है, ऐसे शब्दों को अनुनासिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। तो अनुनासिक वाला देखिए पाँव है, पाँव, सेम चीज दिया है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, कौन से शब्द में अनुनासिक है? कौन से शब्द में अनुनासिक है? तो अनुनासिक देखिए सी, कटीला, कटीला अनुनासिक है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मात्रा कहते हैं, मात्रा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये मात्रा तथा उच्चारण के आधार पर हैं और ये पूछा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वो वर्ण का भेद है, वर्ण का। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को स्वर कहा गया है और दूसरे को व्यंजन। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाए तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है। देखिए कई जगह बार जो है घटना चक्र में फालतू के डिस्कशन दिए हुए हैं, जैसे इसी में था, देखिए किसी कोई रिलेवेंट नहीं था ये। तो इसको हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, छोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समरूप या ग्रेफिन। ठीक, तो मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिन कहते हैं। ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? ओ औ जो है वो कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। ये पता है, यही बता रहा है कि जीव के आधार पर जो बोला जाएगा और जो दंत के आधार पर, सेम चीज़ों पर आपको बताई जा चुकी है। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये ए है, ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। सेम चीज इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य ए है, ए जो है वो कंठ तालव्य है। ए कंठ तालव्य है। उ ओष्ठ है। र स मूर्धन्य है। तो यहाँ पर र ध्यान रखिएगा, र ये स तो आप जानते हैं मूर्धन्य स है, र को याद रखिएगा कि ये मूर्धन्य है। आ जो है ये कंठ्य है, कंठ्य। ए के उच्चारण का स्थान क्या है? तो ए के उच्चारण का स्थान है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ए के उच्चारण का स्थान है। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य। डिस्कशन में सेम चीज लिखी हुई है, देख लीजिए आप, ऐसा ना लगे कि आपको लग रहा है कि हम डिस्कशन छोड़ रहे हैं, तो देख लीजिए आप, सेम चीज लिखी हुई है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर है, दीर्घ है और प्लुत है, ये आपको बताया जा चुका है। फिर भी देख लीजिए, स्वरों की संख्या 4 है, अ ई उ और री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या मात्र 3 है। आ ई उ ये मात्र 3 है। और प्लुत स्वर तो आप जानते हैं, ओम। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? तो ये स्वर है, जो है ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर है। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जो अनुनासिक है, अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, लेकिन निरनुनासिक ऐसा है जिससे केवल मुख से ध्वनि निकलती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, निरनुनासिक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मुख और नाक दोनों से और यहाँ सिर्फ मुख से निकलती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, जिस स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। जैसे अ, आ, ये सब देख लीजिए, ये सब निरनुनासिक हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण, ये आप देख ही लीजिए एक बार, छोटा कर देता हूं। मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जीवा के भाग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए मध्य स्वर में केवल अ आता है। अग्र स्वर में हमने देखा था ऊपर ई, ए आता है। पश्च स्वर में जितने बचे बाकी के सब पश्च स्वर में आएंगे। उ, ए, ओ, आओ, आ, ये सब पश्च स्वर में है। अब देखिए वायु का नाक और मुंह के रास्ते से निकलने के आधार पर जो स्वर है उसको निरनुनासिक कहते हैं। वायु का केवल मुख से निकलना, जैसे अ, आ, ई, उ और ए। अब ओष्ठ की स्थिति के आधार पर देखिए तो इसको वृत्तामुखी कहते हैं। इसमें उ और ओ, आओ आता है। अब देखिए निरनुनासिक में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक है। अनुनासिक में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। और आवृत्तमुखी में अ, आ, ई, ए आते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, एकदम लिख के रट लीजिए, पूछता है सीधे सीधे एग्जाम में। इनमें से अ के अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हिंदी में अब नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार। तो स्वर ध्वनियाँ जो है ना वो कौन कौन सी हैं? तो सारी इसमें स्वर ध्वनियाँ ही हैं, ठीक है, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। हिंदी का अग्र आवृत्तिकार समृद्ध स्वर ध्वनि है तो ई है। ई जो है वो हिंदी की अग्र आवृत्तिकार संयुक्त ध्वनि है। डिस्कशन में सेम चीज लिखा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर में देखिए पहले अग्र संयुक्त स्वर। तो अग्र संयुक्त स्वर में ई, और पश्च संयुक्त स्वर में उ। और देख लीजिए अर्ध समृद्ध स्वर में, देखिए अर्ध समृद्ध स्वर में ए, और ये अग्र अर्ध समृद्ध स्वर भी है। ओ जो है पश्च अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध विवृत स्वर देखिए तो अर्ध विवृत स्वर में ए आता है बड़ा वाला, और अग्र अर्ध विवृत स्वर भी है। ये तो जान ही रहे हैं, उसी की बात हो रही है। और देखिए अ जो है वो मध्य स्वर है, और साथ ही ये विवृत स्वर भी है, ठीक है। विवृत स्वर आ है, आ, ठीक। तो अर्ध विवृत स्वर अ है, इसको मध्य भी बोलते हैं, मध्य अर्ध विवृत स्वर। और जो विवृत स्वर है ये आ है। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए इसमें औ, ये पश्च अर्ध विवृत स्वर है, पश्च अर्ध विवृत स्वर। इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो र जो है वो स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है। उपर्युक्त विकल्पों में से र जो है वो स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, जबकि आ, ई, उ स्वर वर्ण हैं। ये तो पता ही है आपको, इतना आप जानते हैं कि कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है। उच्चारण स्थिति की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। तो हिंदी के जो अ और आ स्वर हैं वो कंठ हैं, कंठ, इनको कंठ ध्वनियाँ भी बोलते हैं। अ और आ उच्चारण की दृष्टि से कंठ ध्वनियाँ हैं। ह देखिए, ह जो है वो संघोष भी है, ऊष्म भी है, महाप्राण भी है और निर्नुनासिक व्यंजन वर्ण भी है। तो याद रखिएगा अ जो है ये मध्य स्वर है और आ जो है वो पश्च स्वर है। तालव्य देखिए, तालव्य वर्णों में च वर्ग आता है, ई आता है, य आता है, य, और तलाबी स भी आता है। मूर्धन्य वर्णों में देखिए, मूर्धन्य में ट आता है, ट वर्ग जितने हैं, ट वर्ग में जितने हैं पांचों के पांचों आते हैं। री आता है, र आता है और स आता है, इसको मूर्धनी स बोलते हैं। र भी आता है इसमें, याद रखिएगा। ओष्ठ वर्णों में
प वर्ग, प फ ब भ, जो भी ओष्ठ से बोले जा रहे हैं वो आते हैं, ऊ आते हैं और ऊ आते हैं। ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला है कंठ व्यंजन। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो है वो कंठ से बोला जाता है, घ, तो सीधे कंठ से निकल रहा है। और क वर्ग जो है वो भी क्या है? कंठ ही है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण जो है वो अ है। अ जो है वो कंठ वर्ण है। निम्न वर्णों के उच्चारण कंठ से होते हैं, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण कंठ से होते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, अ आ। ओ जो है ये ओष्ठ है, ई तालव्य है। तो ऊ जो है ऊ ओष्ठ है, ऊ ओष्ठ हो गया, ई तालव्य हो गया। निम्न में कांठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा है? तो देखिए आ, ह और विसर्ग, आ, ह और विसर्ग जो है ये कंठ वर्ण है। सेम चीज लिखा हुआ है इसमें। निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियां देखिए क ख, ऑप्शन ए कंठ ध्वनियां है, ठीक है। निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो हिंदी की कंठ ध्वनि जो है वो ह है, ह जो है वो कंठ ध्वनि है। और देख लीजिए इसमें क, आ तथा ह आते हैं किसके अंतर्गत? कंठ ध्वनि के अंतर्गत। क, आ और ह ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ई जो है तालाबी के अंतर्गत आता है, त वर्ण दंत के अंतर्गत, और फ जो है, फ याद रखिएगा, फ, प, फ, ब जितने हैं प वर्ण वाले ये सब ओष्ठ वर्ण में आते हैं। अब देखिए तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन इसमें देखिए च, छ, ज, झ, ञ, मतलब च वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो ये तालव्य के, मतलब तालु से बोला जाता है, इसलिए ये तालव्य वर्ण में आता है। सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये बताया गया है कि च वर्ण जितने हैं ये तालव्य से होता है इनका उच्चारण। त वर्ग जो है, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से, तो देखिए च वर्ण में क्या है? च, छ, तो छ ऑप्शन सी हो गया, छ। सेम चीज डिस्कशन में दिया हुआ है कि क कंठ है, क कंठ है, ढ मूर्धन्य है, म जो है ओष्ठ है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालाबी स है, देखिए तो तालु से होगा इसका उच्चारण। नेक्स्ट देखिए, इसी में डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लीजिए। तालु और जीभ के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण जैसे ई तथा च वर्ग और स, ये क्या है? ये सब तालबी, ये तालव्य वर्ण है। स ध्वनि का उच्चारण, मतलब तालबी ध्वनि, तालबी स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालु है, तालु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि स है, स जो है वो तालव्य ध्वनि है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो ये तालव्य के अंतर्गत आती हैं च वर्ग की ध्वनियाँ। डिस्कशन में सेम चीज लिखा हुआ है। ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किसके द्वारा होता है या किससे होता है? तो इनका उच्चारण तालव्य से होता है। तो च वर्ण तो आप जानते ही हैं, ई भी जानते हैं आप, तो ई साथ ही च वर्ण ये क्या है? तालव्य है। ये वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य जो है झ व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। देखिए घटना चक्री अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, ये जान लीजिए। ये सारे प्रश्न यूपी SSS की इतनी जो है जहमत नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर छोड़ के कुछ और उठा ले, और ये ज़बरदस्त कंटेंट है, सारे एग्जाम को इसने कवर किया हुआ है। बल्कि आदित्य पब्लिकेशन में आपको उतना नहीं मिलेगा जितना इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ, च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया क्या है? तो इया जो है वो तालव्य है। च, छ वर्ण में आता है ना ये च वर्ण में, तो इया तालव्य है। सेम चीज इसमें लिखा हुआ है। य का उच्चारण स्थान बताइए। तो य का उच्चारण स्थान तालु है, ध्यान रखिए। यह जो है वो तालु से बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो गया, ऑप्शन डी। सेम चीज इसमें दिया हुआ है कि ई, च वर्ग या य तालु के अंतर्गत आते हैं, इसको कई बार रिपीट किया जा चुका है। हिंदी की स ध्वनि है, स तालव्य है, ये तालबी स ही है।
डिस्कशन में सेम चीज़ है। मूर्धन्य व्यंजन अब यहाँ से देखते हैं। मूर्धन्य तो ड, ट, ठ, ड, ट वर्ग के जितने भी हैं वो सब मूर्धन्य हैं। तो ट, ठ, ड देखिए मूर्धन्य ही होगा, ऑप्शन सी सही है। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है, इसीलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। अब ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इस वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ आते हैं, ये जानते ही हैं आप। अब देखिए हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ देखिए ट, ठ, ड, ढ, ढ। सेम चीज इसमें बताया हुआ है, देखना चाहे तो आप देख लीजिए। ट वर्ग के जितने हैं वो मूर्धन्य में आते हैं, च वर्ग के जितने हैं साथ ही य, स और ई ये तालाब में तालव्य के अंतर्गत आते हैं, इन्हें तालु भी कहते हैं। अतः ये तालव्य ध्वनियाँ बता ही दिया। प, फ, ब, भ, म, प, फ मतलब प वर्ग के सारे, साथ ही उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ध्यान रखिएगा। प वर्ग साथ ही उ ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। त वर्ग देखिए त के जितने हैं वो सारे क्या हैं? दंते हैं, साथ ही ल ये भी दंती है और स जो है ये भी दंत्य ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसमें देखिए ट, ठ, ड, ढ, तो सारे तो आपको दिख रहे हैं इसमें ट, ठ, ड, ढ, लेकिन ये देखिए ये तो ये अपभ्रंशी है या मराठी से आई हुई ध्वनि है, ठीक है, हिंदी भाषा की यह ध्वनि है ही नहीं। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो यही है, ट वर्ग की सारी ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं और ये तो आपको बाकायदे बताया जा चुका है, फिर से देख लीजिए एक बार। क वर्ग के जितने हैं वो कंठ हैं, च वर्ग के जितने हैं वो तालु हैं, ट वर्ग से जितने हैं वो मूर्धा हैं और त वर्ग के जितने हैं वो दंती हैं, प वर्ग के जितने हैं ओष्ठ हैं। और सब में देखिए 5-5 आता है। चलिए, इसके अतिरिक्त विसर्ग तथा ह भी कंठ से उच्चारित होता है, ध्यान रखिएगा। विसर्ग और ह भी कंठ से उच्चारित होता है, साथ ही स और र भी मूर्धन्य है। इस स को तो मूर्धन्य स कहते ही हैं। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ट वर्ग जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये क्या है? मूर्धन्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दंत व्यंजन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए स जो है वो दंत है और ये स कौन सा है? ये मूर्धन्य है, तालाबी नहीं है, मूर्धन्य है। और ये स जो है वो तालाबी है और च जो है वो च वर्ण किस में आते हैं? तालाबी में आते हैं, ठीक है। तो तालव्य में आएगा च वर्ण। कंठ में क ख आएगा, आएगा। अब देखिए कंठ में आ गया, लिखा ही है यहाँ पे। कंठ में आ क वर्ग और ह, साथ ही विसर्ग भी आएगा, ठीक। क वर्ग आ ह और विसर्ग ये कंठ में आएगा। तालब में च वर्ग ई स य आएगा। मूर्धन्य में ट ठ मतलब ट वर्ग पूरा, र ये स साथ ही री ये आएगा। दंत्य वर्ण में त वर्ग आएगा पूरा, साथ ही ल और स ये दंत्य हैं, ध्यान रखिएगा। ल और स, वो ल ज़्यादातर पूछता है तो ल याद रखिएगा, दंत्य है। त वर्ग की ध्वनिया का कौन सा स्थान है? तो त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ना वो दंत्य है, दंत्य। थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो थ जो है ना वो दंत्य वर्ग का व्यंजन है, किसका? दंत्य वर्ग का। नेक्स्ट है त का उच्चारण स्थान बताइए। तो त का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, क्या है? दंत, ऑप्शन डी। निम्न में से दंत्य वर्ण है, तो दंत्य वर्ण देखिए त है, जानते ही हैं आप। ध तो त थ द ध, तो द देखिए त वर्ग में आया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से दंत ध्वनियां हैं, तो दंत ध्वनियां जो है ना वो ल है, ल, ठीक है। इसमें और या देख लीजिए तो त वर्ग ल स, इसी प्रकार की ध्वनियां, किस प्रकार की? एक सेकंड फिर से देख लीजिए, इस प्रश्न को ही देख लीजिए फिर से। निम्न में से दंत ध्वनियां हैं, तो दंत ध्वनियां जो है वो ल है, ल। दांत तथा जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत त ल स आता है, त ल स।
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीवा लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दंत कहते हैं। निम्न में से दंत ध्वनियां हैं, तो दंत ध्वनियां त है, त जो है वो दंती ध्वनि है। ओष्ठ देख लीजिए, प फ ब भ म व्यंजन, ये ओष्ठ व्यंजन है। सेम चीज बता रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, प वर्ग के जितने हैं वो सब ओष्ठ हैं, त वर्ग के जितने हैं वो सब दंत हैं, च वर्ग के जितने हैं वे सब तलाबी हैं या तालव्य हैं, क वर्ग के जितने हैं सब कंठ हैं। ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए, प फ ब भ म, यहाँ उ, प के साथ साथ उ, छोटा और बड़ा दोनों क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ पे ओष्ठ, देखिए प हो जाएगा, प वर्ग जितने भी हैं और साथ ही दोनों उ, ये क्या हो जाएंगे? ये जो है ओष्ठ हो जाएंगे। अ आ जानते ही हैं कंठ है, ई ये तालव्य है, इसको तलाबी भी कहते हैं। देखिए हिंदी में ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि जो है वो भ है। भ, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ये पूछेगा। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ, बाकी सेम चीज है। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि देखिए च नहीं है, बाकी प म और ब भ ये है। प फ ब भ म ये प वर्ग में आ रहा है तो ओष्ठ होगा, सिंपल सी बात है। च देखिए, च किस में आएगा? तो तालव्य में आएगा, ठीक है। डिस्कशन में सेम चीज लिखा है। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? तो ब ध्वनि जो है ना वो ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी की जो ब ध्वनि है वो ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। और क्योंकि ये प वर्ग में आती है ना, प फ ब, तो ये ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व, और इनकी संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ल देखिए, ल अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। प ट च आदि स्पर्श व्यंजन है। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है पहले सही से देख लीजिए। क से लेके प वर्ग तक के जितने हैं सारे, मतलब इनकी संख्या 25 होती है, सारे ये 25 के 25 क से लेके प वर्ण तक ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, स स स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अब इनमें देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो 4 होते हैं, य र ल व, तो वह है अंतस्थ। नेक्स्ट है सेम चीज इसमें दिया हुआ है। इनमें से कौन सी, अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखिए, थोड़ा सा है, हाँ ये हो गया। अंतस्थ व्यंजनों में से य तथा व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि य और व जो है ये अर्धस्वर है, ये पूछा जाता है, ठीक। य और व ये दोनों अर्धस्वर है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो देखिए ब प वर्ग में आता है ना, प फ ब, तो ओष्ठ है, ओष्ठ है, वो दंत अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ य र ल व है, ठीक। अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। निम्न में से अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर अभी आपको हमने बताया ऊपर, य और व क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं। डिस्कशन देख लीजिए, य व अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। यह विशुद्ध अर्धस्वर है। इनमें से य व में से जो य है वो विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि व जैसे वन शब्दों से या वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है, वस्तुतः घोष संघर्षी है। यद्यपि यह किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है, ठीक है। तो मूलतः अगर कभी पूछ लेगा तो आप य बताएंगे, विशुद्ध पूछेगा तब भी आप य बताएंगे, और केवल पूछेगा कि कौन सा इसमें से, जैसे इसमें है ल भी ऑप्शन होता और मतलब वह भी ऑप्शन होता और एक ऑप्शन में होता दोनों, तो दोनों होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अर्धस्वर पूछा गया है। तो अर्धस्वर दोनों है, य और वह दोनों, और जब मूल पूछेगा तो केवल य होगा। सही कथन चुनना है। य और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, यही कथन सत्य है, बाकी सब गलत है, इसको छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व। ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन है। डिस्कशन में सेम चीज़ लिखा हुआ है और इसमें य व अर्धस्वर है, ये भी लिखा है। अर्धस्वर देखिए, अर्धस्वर क्या है? तो य व। ऑप्शन ए ये अर्धस्वर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखिए यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन में प वर्ग तक आता ही है, क से लेके प वर्ग तक का स्पर्श व्यंजन होता है। तो ऑप्शन डी यह जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला के में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ ये ऊष्म व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है ना, ये तो संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है और स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ देखिए व है, य, र, ल, व है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन य है, क से लेके प तक सब स्पर्श व्यंजन होता है। य, र, ल, व क्या है? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। तो देखिए स, ह, ऑप्शन डी ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए ग जो है ये स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि क वर्ग में आ रहा है ना ये, तो स्पर्श व्यंजन है। बाकी सब क्या है? ऊष्म व्यंजन। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, दिए गए व्यंजनों में ग ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि कंठ व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। स, ह ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। ग जो है अल्प प्राण व्यंजन है। स के अंतर्गत आते हैं। अभी अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे डिटेल में। स के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है ये इस जो है ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ह भी होगा, ध्यान रखिए, स ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन ह भी रहेगा, तो ऊष्म व्यंजन ह होते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन देखिए ल, क्योंकि ल अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, वो आता है ना, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। डिस्कशन में सेम चीज लिखा हुआ है। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण देखिए स, ह ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन बी। अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ह जो है ऊष्म व्यंजन है और ह जो है वो महाप्राण तथा घोष वर्ण भी है, ध्यान रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है। स ह उच्चारण की दृष्टि से ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बहुत बार बताया, स, ह। संयुक्त व्यंजन देख लीजिए यहाँ पे, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र, देखिए ये 4 है। और इनका फॉर्मेशन भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? फिर चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो त वर्ण जो है वो त और र के मिलने से बना है। त के साथ हाफ, र के साथ हाफ त, तो ये त्र है। ये भी याद रखिएगा, पूछता है क्षत्रज्ञ में, वो तोड़ने को पूछता है। क और स मिलके छ बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, ज और य मिलके ज्ञ बनता है, स और र मिलके स्र बनता है। जैसे मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी में स और र होगा, स्र में। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो है वो क और स से बना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क और श से। अच्छा, स में भी देखिए मूर्धन्य श है। डिस्कशन में सेम चीज है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन देखिए स्र है, ऑप्शन ए स्र। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बना है? तो ज और इया से बना है, ज्ञ, ध्यान रखिएगा, ज्ञ ज और इया से बनता है।
संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। क और स से मिलके छ बनता है, ज और इया से मिलके ज्ञ बनता है, त और र से मिलके त्र बनता है, स र से मिलके स्र बनता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन देखिए कौन सा नहीं है, तो स जो है वो क्या है? मूर्धन्य स है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो स्र में देखिए स और र मिलता है, स और र मिलके, तालाबी स और र मिलके क्या बनाता है? स्र बनाता है। सेम चीज़ है डिस्कशन में। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सेम चीज़ है डिस्कशन में। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह जो है ना, यह अंतस्थ व्यंजन है, य र ल वो है ना, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और बाकी संयुक्त व्यंजन देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नासिक के व्यंजन नहीं है? तो नासिक के व्यंजन देखिए कौन सा नहीं है? तो नासिक के व्यंजन इसमें थ नहीं है, थ। बाकी इया, म और न ये नासिक के व्यंजन है। ठीक है। थ जो है त वर्ग में आता है तो ये दंत व्यंजन हो जाएगा, जबकि इया, म, न नासिक के व्यंजन है। और कुल 5 होते हैं नासिक के व्यंजन। कौन कौन से? तो देख लीजिए, सबके लास्ट वाले जितने वर्ण हैं ना, इनके लास्ट वाले जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, तो प तक, प, फ, ब, भ, म, जो भी स्पर्श व्यंजन का लास्ट वाला होगा ना प्रत्येक वर्ण का, वो सब क्या हो जाएगा? नासिक के। अंगा, इया, ड़, न और म, प वर्ण का है ना म लास्ट, तो ये जितने हैं ये 5 क्या हो जाएंगे? नासिक के हो जाएंगे। और अंगा ये कंठ से बोला जाता है, इया तालव्य से या तलाबी भी कहते हैं इसे, ड़ मूर्धन्य से बोला जाता है, और म जो है ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे दिक्कत, अक्षुण, ये पूछा गया क्वेश्चन है, दिक्कत, अक्षुण ये द्वित्व व्यंजन है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द देखिए क्यारी है, क्यारी। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न स्वरों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। नेक्स्ट है अल्प प्राण वर्ण। जिन वर्णों में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न वर्णों में या निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण देखिए जिनको बोलने में कम मेहनत लगे, कम परिश्रम करना पड़े और कम ऊर्जा लगे, उन्हीं को अल्प प्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण में देखिए ग ये पहला और तीसरा होता है, और जितने भी स्वर हैं ये सब क्या हैं? अल्प प्राण है। ख देखिए, ख एनर्जी ज़्यादा लग रही है, हवा ज़्यादा निकल रही है, घ ज़्यादा निकल रही है, ठ ज़्यादा निकल रही है, तो ये सब महाप्राण है। ग आराम से बोल दिया तो ये अल्प प्राण है। डिस्कशन पढ़ लेते हैं। दिए गए व्यंजनों में अल्प प्राण व्यंजन ग है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा साथ ही 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, तो क क्या है? क जो होगा वो अल्प प्राण हो जाएगा। तीसरा वर्ण ग है, तो ये भी क्या होगा? अल्प प्राण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण देखिए क है, क ध बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ख घ में भी ज़्यादा लगेगी, तो वो महाप्राण है। क जो है वो अल्प प्राण है। फिर से देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से क अल्प प्राण ध्वनि है।
स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अंगा, च, ज, इया और ट, ड, आड़ा, ये तीन होंगे सारे वर्णों के, पहला, तीसरा और पांचवा। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण। नेक्स्ट हो जाएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे ये सब तो आप बता ही दिया था आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो पहला देखिए इसमें च है, च जो है वो अल्प प्राण है, बाकी सब जो है वो महाप्राण है। सेम चीज है डिस्कशन में। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण कौन सा नहीं है? ख ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वो महाप्राण है। अब महाप्राण देख लीजिए, कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो वो ह है, ह जो है वो घोष महाप्राण है। उच्चा जो है इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ह वर्ण घोष और महाप्राण दोनों है, यह ऊष्म व्यंजन भी है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए स, ये स जो है ये ऊष्म व्यंजन भी है और अघोष भी है, साथ ही महाप्राण भी हैं और निर्नुनासिक भी हैं। क्या है? निर्नुनासिक भी। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो ये ख है, ख जो है वो अघोष महाप्राण ध्वनि है। ये सब आपको ऊपर दसियों बार बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें देखिए बी अशुद्ध है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी जो शुद्ध है उसको देख लेते हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बिल्कुल, अब ज्ञ का उच्चारण कहाँ होता है? विसर्ग कंठ ध्वनि है, सही है। छ संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। ठीक है, अब ये देखिए बी क्यों गलत है? कह रहा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों मिलेंगे तभी तो बनेगा वो। तो व्यंजन और स्वर का हो सकता है, व्यंजन व्यंजन का नहीं। दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण सेम चीज है। किस कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण देखिए च, छ, ज तीसरा वर्ण है ना, तो ये महाप्राण नहीं है। ये सब बताया जा चुका है ऊपर कि कौन कौन से हैं महाप्राण, कौन कौन से अल्प प्राण हैं। एक ध्वनि में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको बताना है कौन सी ध्वनि है। इसमें देखिए जोगन, जोगन में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, ज ये भी अल्प प्राण है, ग ये भी अल्प प्राण है और ग न, त थ द ध न ये भी क्या है? पांचवा वर्ण, ये भी अल्प प्राण है। सॉरी अल्प प्राण है। तो जोगन जो है ये अल्प प्राण, इसकी तो तीनों जो हैं वो अल्प प्राण है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन देखिए भ है, भ महाप्राण है, बाकी सारे क्या हैं? अल्प प्राण है। सभी महाप्राण वर्ण का वाला समूह है। तो ये ख, छ, ड़, क देखिए, क ऑप्शन क, एक सेकेंड, क मतलब ए ऑप्शन, इसको बोलते हैं ख, छ और ठ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण देखिए ठ है, ठ जो है वो महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये महाप्राण व्यंजन कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग किसे कहते हैं? तो महाप्राण दूसरा और चौथे को कहते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? तो ये महाप्राण कहते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है कि पहला, तीसरा, पांचवा ये सब बताया जा चुका है।
नोट देख लीजिए इसमें, घोष में जहां नाद का उपयोग होता है वहीं अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, नाद क का भी उपयोग होता है ना इसमें घोष में, और यहाँ केवल सांस का उपयोग होता है। तो नाद और श्वास। क व्यंजन क्या है? तो क व्यंजन अघोष है। अघोष कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम द्वितीय अघोष होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क अघोष व्यंजन है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण को, और स ह नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ह नहीं होगा, इसमें स अघोष होगा। फिर से सुन लीजिए कि प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे क है तो क ख, च है तो च छ, तो सारे वर्णों से पहला और दूसरा और साथ ही स ये तीनों अघोष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अघोष वर्ण। चलिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष देखिए, च पहला वर्ण है ना, च, तो च अघोष है, पहला दूसरा होता है अघोष। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष देखिए इसमें से कौन सा वर्ण है? तो क जो है, क वो अघोष है, क अघोष है। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण स है। कौन सा? स है अघोष वर्ण। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें प है, क्योंकि पहला वर्ण है ना, पहला दूसरा होता है अघोष, तो प है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें स ये उष्म होते हैं, स तीनों स उष्म होते हैं, तो ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। ग को देखिए, ये संघोष है। फ महाप्राण है। ठ अघोष है। स ऊष्म व्यंजन है। ठीक। नेक्स्ट है किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों में बिना टकराहट के बाहर आ जाती है? तो इनको अघोष कहते हैं। ध्यान रखिए, अघोष वर्ण में ऐसा होता है। ये सेम चीजें हैं। अघोष क्या है, घोष क्या है? चलिए एक बार इसको देख ही लीजिए। स्वर घोष और घोष वर्ण और अघोष वर्ण। क उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझीकृत होती हैं और इस अघोष के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझीकृत नहीं होती। इनमें नाद का उपयोग होता है, इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है। और स्वर में अघोष में सभी स्वर य, र, ल, व, ह एवं प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होता है, जबकि स तथा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। नेक्स्ट है संघोष या घोष वर्ण। संघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ब जो है वो संघोष वर्ण है, इसको घोष भी कहते हैं। ब संघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझीकृत होती हैं उनको संघोष, और जिनमें ऐसी झंझीकृत नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण जैसे क, ख ये तो आप जानते ही हैं। अघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ण का जो है पहला और दूसरा, तो क ख देखिए पहला दूसरा है, च छ दूसरा है। याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए। क ख पहला दूसरा है, च छ पहला दूसरा, ट ठ पहला दूसरा। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष है और प्रत्येक वर्ण का तीसरा और पांचवा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या है? वो संघोष है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संघोष वर्ण कौन सा है? तो च छ ज देखिए तीसरा वर्ण आ रहा है ना, ज तीसरा वर्ण है, तो ये क्या है? घोष है। वो वर्ण है, वो क्या है? तो वह जो है वो दंतोष्ठ है। ध्यान रखिएगा, दंतोष्ठ है वो। नेक्स्ट है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसको अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह।